कोई भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट कितना सिग्निफिकेंट है, कितना सेंसेशनल है, कितना क्रिटिकल है, ये अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझाने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये रेफरेंस पॉइंट ऐसा एक चीज़ है, जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, उसी संदर्भ में मैं बहुत टाइम से ढूँढ रहा था, पर नहीं मिल रहा था। आज कुछ रिसर्च करते-करते मेरे हाथ लग गया। तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लेता हूँ। आप लोगों को पता है कि राम भवन से भगवान जी के जो सामान मिला था, जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे खास करके, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट था गुरुजी गोलवालकर का लिखा हुआ एक चिट्ठी। तो वो चिट्ठी में ये तो पता चल रहा था कि जिनको गोलवालकर जी ने लिखा था, उन्हें बहुत मानते थे, बहुत श्रद्धा था और आदरणीय थे, पूजनीय थे उनके लिए। पर कितना, कितना फ़र्क पड़ता है? मतलब जितना हमें वो सैल्यूटेशन से जितना पता चलता है, उसमें से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? देखिए, वैसे अगर सिर्फ़ उस लेटर को पढ़े तो इतना ही जो मैंने अभी बताया उतना ही पता चलता है। बट उसको जब एक कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे, तब साफ़ हो जाता है कि ये व्यक्ति जो थे अयोध्या में, वो कितना इम्पोर्टेंट थे गोलवालकर जी के लिए। तो ये रेफ़रेंस पॉइंट क्या है? अभी जो किताब मैं लिख रहा हूँ, उसी के संदर्भ में ये मैं रिसर्च कर रहा था। तो उसके चलते मुझे 2 चिट्ठियाँ मिली, गोलवालकर जी द्वारा लिखा गया। किनको लिखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये दोनों चिट्ठी लिखा गया था आरएसएस बैन होने के बाद और आरएसएस के ऊपर से बैन हटाए जाने के बाद। आप में से जिन लोगों को पता नहीं है, उनको बता दूँ, खैर ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि गांधी जी का असैसिनेशन के बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया था। तो उस टाइम का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, 2 चिट्ठियाँ मुझे मिली, सरदार पटेल को लिखा हुआ। चिट्ठी में क्या लिखा है, वो रेलेवेंट नहीं है यहाँ। मैं आप लोगों को जो दिखाऊँगा, वो ये है कि जो संभाषण है, जो सैल्यूटेशन है, वो सरदार पटेल के लिए क्या इस्तेमाल किया था गोलवलकर जी ने। मैं स्क्रीन में आपके सामने ला रहा हूँ, ये दोनों ही चिट्ठियाँ। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, लिखा है, मान्यवर सरदार जी, सादर प्रणाम। अब ये बात याद रखना होगा, ये बात मन में रखना ज़रूरी है कि सरदार पटेल उन दिनों भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे और सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन। और इसके साथ सरदार पटेल गोलवलकर जी से उम्र में 31 साल बड़े थे। गोलवलकर जी का जन्म हुआ था 1906 साल में और सरदार पटेल का 1875, 31 ईयर्स ऑफ एज डिफरेंस। तो उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, मान्यवर सरदार जी, सादर प्रणाम। अब इसके साथ जो चिट्ठी हमें राम भवन से मिला, उसमें गोलवालकर जी ने क्या लिखा है? पूज्यपाद श्रीमान स्वामी विजयानंद जी महाराज सेवा में शतशः प्रणाम, सेवा में शतशः प्रणाम, अर्थात आई बो अनटू यू हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। चिट्ठी जिस विषय पे लिखा गया था, उस पे हमने कन्नड़ में चर्चा किया है, बट वो भी रेलेवेंट नहीं है इस पॉइंट पे। अभी सिर्फ मैं ये कॉन्टेक्स्ट में डाल रहा हूँ, जो डिफरेंस है। सरदार पटेल 31 साल बड़े थे और सुभाष चंद्र बोस सिर्फ 9 साल। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस चिट्ठी के ऊपर कोने में भगवान जी ने अपने हाथों से लिखा है एक नाम, डॉक्टर हेडगेवर। वो उन्हीं का हैंडराइटिंग है, उस विषय में कोई संदेह नहीं है। तो इस चिट्ठी से 2 चीज़ों के बारे में तो पता चलता है। पहला चीज़ ये कि गोलवलकर जी के साथ भगवान जी का गहरा रिश्ता था, वरना ऐसे कोई चिट्ठी लिखता नहीं है। और अगर गोलवलकर जी के साथ था, तो क्या आरएसएस के साथ नहीं था? संघ में किसी और को पता नहीं था इसके बारे में? दूसरा चीज़ जो पता चलता है इस चिट्ठी से, कि भगवान जी किस नाम से जाने जाते थे, एटलीस्ट संघ में। संघ में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर गोलवलकर जी चिट्ठी लिख रहे थे भगवान जी को, तो ये भी मानना पड़ेगा कि भगवान जी भी चिट्ठी लिखे थे। उसी के जवाब में ये चिट्ठी आया था। हमने कोशिश किया था
कि शायद कुछ मिल जाए, अगर संघ के कार्यालय से कुछ मिले, उनके आर्काइव से कुछ मिले, पर कोई रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं ज़्यादा, खास कुछ एंथुजियाज्म हमें देखने को नहीं मिला। जबकि और एक सरसंघचालक सुदर्शन जी ने भी बाद में इसी बात की पुष्टि की थी कि भगवान जी असल में थे कौन। तो सवाल ये उभर के आता है फिर कि भाजपा या संघ इस विषय पे कोई भी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। रामकथा संग्रहालय में गुमनामी बाबा म्यूजियम 2017 साल में बनाया गया था, अभी 2025 चल रहा है, 8वां साल चल रहा है और भाजपा पावर में है तब से। तो वहाँ पे उस म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन अभी तक नहीं किया गया और हमें सुनने को आ रहा है कि इसका जो ओनरशिप है म्यूज़ियम का, वो सरकार रामकथा ट्रस्ट को हैंड ओवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सामान है उसके सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़ा हो जाता है और जो सामान म्यूज़ियम में नहीं है वो अभी भी ट्रेजरी में बंद है। वो सारे चीज़ों का क्या होगा, इस पर भी कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये जो चुप्पी है ये हमारे समझ की बाहर है। इसीलिए जो उम्मीद हमें था 2014 में जब भाजपा केंद्र में पावर में आए, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में पावर में आए, वो उम्मीद अभी बहुत कम होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि मोदी जी के बारे में एक चीज़ तो हम सब ही समझते हैं कि कोई चीज़ अगर करना है करके उन्होंने अगर ठान लिया तो वो करके ही छोड़ेंगे। इस विषय पे हमें उनसे एक भी शब्द सुनने को नहीं मिला है, ना उनसे ना योगी आदित्यनाथ जी से। सवाल ये है क्या भाजपा सरकार भी इस पे चुप रहेंगी, कुछ नहीं करेंगे। मैंने हाल ही में एक बांग्ला में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि सरकार को क्या पड़ी है कुछ करने की, जब आम जनता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार वही चीज़ करती है जिसको लेकर पब्लिक में इंटरेस्ट हो, जिसको लेकर पब्लिक से डिमांड आए। एक पॉलिटिकल पार्टी ये देखते हैं कि किस मुद्दे पे काम करने से वोट्स मिलेंगे। तो इस पे हम जो कैंपेन करते आए हैं, जितना खुलासा करवा सकते थे उतना करवाए हैं। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना है, पर उसके लिए जो पब्लिक डिमांड होना चाहिए वो तो हमें नहीं मिल रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है। ट्विटर में, फेसबुक में हाँ पहले से बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, पर कुछ छोटे छोटे चीज़ें ऐसी है जो हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था करने के लिए। जैसे कि ट्वीट करिए, टैग करिए मिनिस्ट्रीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट को, डिमांड करिए, अपने इलाके के जो एमएलए हैं, जो एमपीज़ हैं, उनसे बात करिए, ताकि उन लोगों को भी तो समझ में आए कि इस चीज़ पे, इस विषय पे लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं दिखेगा तो उनको क्या पड़ी है कुछ करने की, क्योंकि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। इसको छूने का मतलब एक नया कंट्रोवर्सी को पैदा करना। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी को छूने की, जब तक उससे लोगों का भला ना हो, देश का भला ना हो। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके लिए पब्लिक का डिमांड भी होना चाहिए। लोगों का भला, देश का भला तो बहुत सारी चीज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ करने को है। सारी चीज़ें नहीं किया जाता है क्योंकि पब्लिक से डिमांड नहीं आते हैं। तो अगर हम डिमांड नहीं करेंगे, सब मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये मुद्दा कभी आगे नहीं बढ़ेगी। खैर, भगवान जी का इशू तो बहुत दूर की बात है। हमने तो ये अभी बोस डिसेप्शन में दिखाया है कि प्लेन क्रैश का स्टोरी पूरा झूठा है। कांग्रेस सरकार ने जो डिसीजन लिया था मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट रिजेक्ट करने का, पूरा गलत तरीके से लिया गया था। हमारा प्राइमरी डिमांड अभी जो है वो ये है कि मुखर्जी कमीशन को एक्सेप्ट करके उसके बेसिस पे आगे इन्वेस्टिगेशन नए तरीके से बिठाया जाए। उस पर भी तो हमें डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अपने ओपिनियन बताने में बहुत एक्सपर्ट है। मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है, मैं ये मानता हूँ, मैं वो नहीं मानता हूँ। भाई साहब, आपके मानने से ना मानने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जो एविडेंस हमने प्रेजेंट किया है उसके बेसिस पे एक एक्शन प्लान हमने प्रपोज किया है। आप लोगों में से जो जो वो किताब पढ़ा है आपने, उसके बारे में आपको पता है। पर वो एक्शन प्लान सरकार क्यों एक्सेप्ट करेगी? हमें जो कैंपेन करना है हम तो कर रहे हैं। हम किताबें लिख रहे हैं, पॉडकास्ट पे जाके बात कर रहे हैं, जहाँ पे लाखों लोग सुन रहे हैं, अपना राय भी दे रहे हैं। पर
इन अ यूनाइटेड मैनर वो डिमांड सरकार तक नहीं पहुंच रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये साफ साफ आपको बताता हूँ, द बॉल इज इन आवर कोर्ट एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन द क्रॉस रोड्स। आज अगर हम अपना आवाज़ नहीं उठाए, अपना ओपिनियन, अपना डिमांड अगर सरकार तक नहीं पहुंचाए, तो सरकार इस बात को नहीं उठाएगी, इस मुद्दे को नहीं छेड़ेगी, और वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। सो प्लीज़ रेज योर वॉइस, discuss the books, discuss the facts, and ask the government and your local representatives to do something. And do help us keep the campaign alive. Do support. Thank you. Jai Hind.